तो आज आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑनलाइन। तो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये, क्या पिछले हफ्ते की न्यूज़ एसिडिक थी या बेसिक थी। चलिए जानते हैं। एनुअल टेस्ट का कहना है 8 नंबर। चलो जानते हैं न्यूज़ को डिटेल में। चलते हैं पहली खबर की ओर। और श्रीलंका माइट कैंसिल कोलंबो पोर्ट डील विद इंडिया। अभी ये जो डील है ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना ने प्रीवियस ईयर्स में हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका से लीज पे ले लिया 99 ईयर्स के लिए। बेसिकली श्रीलंका ने पहले चाइना से फंड्स रेज किए थे एंड एट द एंड द प्रोजेक्ट वाज फेल्ड, इट वाज अ ग्रेट फेलियर। तो उससे क्या हुआ कि उनने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया वो उनको डेट में कन्वर्ट हो गया और वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे। तो श्रीलंका को चाइना को अपने पूरे एसेट्स बेचने पड़े, लाइक जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है। उसके अलावा उनके और भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स थे जो अभी लॉस में कन्वर्ट हो गए। द रीज़न बिकॉज इट वाज नॉट अ फुल प्रूफ प्लान। तो इसलिए उनको एक तो डेट में आया और उसके साथ साथ कोरोना ने उनको एक अच्छा पुश बैक दिया, जिसके कारण ये पूरा जो उन्होंने सोचा कि अगर ये रिकवर कर पाएंगे तो अभी उनका कोई स्कोप दिखता ही नहीं है। सो इसी कारण जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हुए हैं उसके कारण श्रीलंकन सिटीजन्स आर वेरी अपसेट विद देयर गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में कोई उनके एसेट सेल करे जाएंगे तो वो गवर्नमेंट को चेंज करने में उनको मजबूर करना पड़ेगा। तो इस इवेंट के कारण चाइना का इंडियन ओशन की तरफ ज़्यादा ही इम्पैक्ट आने लगा। तो इंडिया ने सोचा कि अगर हम श्रीलंका में कोई पोर्ट खरीद लें, जैसे कोलंबो पोर्ट खरीद लें, तो इससे क्या है कि हम चाइनीज़ को ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, उनके हर एक स्टेप्स को। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजिक मूव था। हमारी श्रीलंका के साथ 2018 में डील हुई थी, जहाँ पे हम मटाला राजपक्षी और कोलंबो पोर्ट को हम लोग उसको लेने वाले थे। लेकिन जैसे ही वहाँ की सरकार बदली और वहाँ पे नए प्रधानमंत्री आए महिंद्र राजपक्षी, तो उनने इंडिया से हम्बल वे में रिक्वेस्ट की कि आप कृपया करके ये पोर्ट को ना खरीदें, बिकॉज हमारी सिटीजन्स हमसे बहुत नाराज हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रीवियसली ही हमारे कुछ एसेट्स हमने दूसरी कंट्री को बेच दिए हैं। ठीक है, और अगर हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इवेंट्स करते रहेंगे तो हमारी सिटीजन्स हमसे नाराज हो जाएंगे, और जिसके कारण हमारी सरकार को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा एट फ्यूचर इलेक्शन। बेसिकली हमने एक MOU साइन किया था 2018 में, जहां पर हमने इंडिया एंड जापान ने मिलकर ये कहा था कि हम 49% शेयर खरीदेंगे और बाकी शेयर श्रीलंका का होगा 51%। इसमें हमने कहा था कि आप मैनेजमेंट आपका होगा। अभी जो PM है उनका ऐसा कहना है, जो श्रीलंका के PM है उनका ऐसा कहना है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं चाहते कि कोई फॉरेन कंट्री आके हमारी प्रॉपर्टीज में ज़्यादा इन्वेस्ट करे और वो फ्यूचर में हमारे एसेट्स खरीद लें या लीज पे ले लें। तो बेसिकली ये एक बहुत डिप्लोमेटिक आंसर हुआ जिसपे इन लोग को विचार करना चाहिए। बेसिकली इसमें जो एक्सक्यूज़ दिया है वो उतना बड़ा एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें इस पूरे स्टडी को तो प्रीवियसली जो कोरोना वायरस का जो अभी इवेंट चल ही रहा है, तो चाइना ने इसी पोर्ट की तरफ उनको $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है कोरोना क्राइसिस के कारण, और इसके कारण ही श्रीलंका में उनका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो रहा है एनालाइज करके। और हमको अगर ये डील में इंक्लूड नहीं होने दे रहे हैं, इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा बैकएंड है। और फ्यूचर में और एक्सपेक्टेड है कि इनको 1 बिलियन से ज़्यादा की फंडिंग मिल सकती है चाइना के थ्रू श्रीलंका में। तो ये एक तरह से इंडियन ओशन की तरफ बहुत अपनी मजबूती बनाने का कोशिश कर रहा है चाइना। तो हम लोग को भी हमारे स्ट्रैटेजिक मूव यूज़ करने चाहिए, जैसे कि हमने जापान के साथ अलायंस बनाया था, लेकिन उस एरिया में अगर हम अपना कंट्रोल नहीं जमा पाएंगे तो हम एक स्ट्रैटेजिक स्पेस लूज कर लेंगे। तो इसके लिए हमें न्यूज़ को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। चलो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडियन डिफेंस को बहुत अच्छा स्ट्रेंथनिंग मिलेगा, जहाँ पर इंडिया इज बाइंग सर्वेलेंस प्रोडक्ट फ्रॉम US गवर्नमेंट। तो उसके लिए सर्वेलेंस यानी कि निगरानी करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमें पहले ही पता चले कि आगे क्या इवेंट होने वाले हैं। अगर हमें हमारे कुछ रेडियस तक दिख जाए कि ओके यहाँ पे ये सब इवेंट्स हो रहे हैं, तो उससे हिसाब से हम वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे आने वाले इवेंट्स के लिए। तो इसके लिए हमने RQ11 के बल्क में ऑर्डर्स लिए हैं, जो हमें बहुत बेनिफिट करेगा। तो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो RQ11 में एक स्पेशलिटी है जिसको हम हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज ये जो है ये 10 किलोमीटर रेंज तक फ्लाई कर सकता है और ये 500 फीट तक ये हाइट ले सकता है, और इसी के साथ साथ ये 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा सकता है, विच इज़ अ गुड स्पीड। एंड हम लोग इसके 200 पीसेस अमेरिकन डिफेंस से लेने वाले हैं, और इसका एक पीस का कॉस्ट आता है $1,73,000। हाँ वैसे ज़्यादा है, लेकिन अगर बाकी इक्विपमेंट से तो ये बहुत अच्छा कॉस्ट पे है, और जहाँ पे हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इवन ये कुछ अटैक्स भी कर लेता है। और ये प्रोडक्ट की सबसे खास बात है कि ये ट्राइड और टेस्टेड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये अमेरिकन्स ने इराक और अफगानिस्तान जैसी जगहों पे बहुत यूज़ किया है और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा डील कहलाएगा। फायरफ्लाई लॉल्टिन सिस्टम खरीदने वाले हैं।
ये बहुत ही कमाल का गैजेट है बिकॉज इसके अंदर हम मिसाइल्स को फीड कर सकते हैं और उसको हम जब चाहे तब लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा सकता हूँ तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसका यूज तब होता है जब कोई अननोन आइडेंटिटी आपकी तरफ अटैक करना चाह रही है, तो ये जो फाइटर है ये आपको मिसाइल लॉन्च करने में हेल्प करेगा। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत स्लो चलता है, क्योंकि इसकी स्पीड 1 km/h है, तो ये बहुत स्लो है। लेकिन हाँ, इसका जब यूज़ करना आता है तब ये बहुत अच्छी तरह से यूज़ होता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो ये वाली जो न्यूज़ है ये बहुत ही अटपटी न्यूज़ है, जहाँ पे केपी ओली नेपाल के पीएम, उनका ये कहना है कि लॉर्ड रामा इज़ द नेपाली। बहुत ही बेबुनियाद की न्यूज़ है, लेकिन इसको जानना भी ज़रूरी है। बेसिकली एक इवेंट हुआ था जहाँ पर नेपाल एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, 206th एनिवर्सरी ऑफ अ ग्रेट नोन पोएट। भानुभक्त आचार्य एक बहुत अच्छे पोएट हैं और इन्हें इसके साथ साथ नेपाली में रामायण को ट्रांसलेट भी किया था। तो केपी ओली ने इस इवेंट में कहा कि राम जी का जन्म बेरीगुंज के आसपास हुआ था। उनका कहना ऐसा है कि असली अयोध्या नेपाल में है और इंडियंस ने एक फेक अयोध्या क्रिएट की थी, अभी नहीं, सालों हजारों सालों पहले। उनका ऐसा कहना है कि इंडिया ने इस तरह की कहानी रचना की कि हम सब लोग, पूरी दुनिया, इवन नेपाल खुद मानने लगा कि राम जी नेपाली नहीं इंडियन है और वो इंडिया के यूपी में, इंडिया में उनका घर है, जो एक्चुअली फेक है। ऐसा केपी ओली का कहना है, जो बिल्कुल भी बेबुनियाद है। बेसिकली उनके लॉजिक आप सुनो तो आप बहुत हंसोगे। आ जाइए लॉजिक देखते हैं। तो नेपाली लॉजिक ये कहता है, जो एक्चुअली नेपाल के पीएम का लॉजिक है, जो सीता जी का जन्म जो हुआ है जनकपुर में, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर के आसपास आता है, तो नेपाल का कहना है कि वो उनका पार्ट है, तो वो वहाँ पे पैदा हुए थे। और राम जी अगर उनसे शादी करने के लिए वहाँ तक गए हैं, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई बंदा यूपी से नेपाल पैदल चल के जा सके। एक माउंटेनियस रेंज है, वहाँ तक जाना मतलब इट्स अ ह्यूज टास्क। इसको उस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे भी बहुत मुश्किल है। तो मेरे सवाल उनके लिए ये है कि अगर राम जी को यूपी से नेपाल जाना, जो एकदम बॉर्डर कनेक्ट है, आसपास ही है, वहाँ पे जाने में अगर उनको पसीने छूट गए तो उनने, लेकिन केपी ओली का ये मानना है कि उनने नेपाल से श्रीलंका गए हैं। अब देखो उनका क्या कहना है कि वो पॉइंट ए यूपी के से पॉइंट बी नेपाल नहीं जा सकते, लेकिन वो पॉइंट से श्रीलंका जा सकते हैं। उनके ये जो इलॉजिकल स्टेटमेंट्स है, इसके बारे में क्या कहना आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो न्यूज़ है जो हमने सुना, ये एक्चुअली एक बहुत कंट्रोवर्शियल न्यूज़ हो सकता था अगर हम इस पर कुछ एक्शन लेते हैं। बेसिकली ये जो नेपाल के पीएम है, ये उन्हीं का ही पॉलिटिकल एंगल शो करना चाह रहे हैं, जहाँ पे ये बार बार इंडिया की तरफ ऐसे स्टेटमेंट्स दें तो इंडिया अपनी तरफ से कुछ एक्शंस ले सके, तो इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ी दूरियां हो सके। इस दूरियों से क्या होगा कि वो अपनी सिटीजन्स को बोल सकेंगे, देखो इंडिया इज़ नॉट फॉर अस, वी हैव टू सपोर्ट चाइना। क्योंकि चाइना ऑब्वियस सी बात है केपी ओली को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मिनिस्टर ने पहले भी आके उनकी सरकार को बचाया था। हाँ, तो और अभी जैसे हमारे इंडिया के साथ उनके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं, थोड़ा बहुत एसेट्स के रिगार्डिंग चल रहा है, थोड़ा न्यूज़ के रिगार्डिंग चल रहा है, जो मैंने आपको प्रीवियस न्यूज़ में डाला था। तो बेसिकली नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से एक मुहिम चल रही है, जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को वो गलत तरह का एंगल शो कराना चाह रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारा नेपालियों के साथ बहुत अच्छा रिलेशंस है। हमने आज तक उनके साथ, तो आज तक बिना वीज़ा के भी उनकी कंट्री में गया, वो लोग भी हमारे यहाँ आए हैं और इन्हें हमारे लिए बहुत अच्छा करके सर्व किया है। लाइक गुरुकास की बात करें हम, तो वो हमारे लिए जीनियस जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये जो रिलेशंस जो ये लोग ख़राब करना चाह रहे हैं नेपाल की जो गवर्नमेंट है, तो हम लोग को हमें इस न्यूज़ को सिर्फ सुनना है, इस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है। तो चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर आती है चाबार पोर्ट से, जहां पर इंडिया ने एक डील साइन किया था ईरान गवर्नमेंट से कि वो उनके चाबार पोर्ट को अच्छे से डेवलप करेंगे, जो इंडिया ने एक तरह से एक फुलफिल भी किया था। लेकिन एक्चुअली ये डील उससे बड़ी थी, जहां पर ये ईरान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करेंगे रेलवे लाइन के थ्रू, जहाँ पे चाबार पोर्ट से लेकर शहादर तक की वो रेलवे लाइन बिछाएंगे और वो उनको फंड करेंगे। इससे क्या है तीनों कंट्रीज़ को बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस ने ईरान की तरफ सैंक्शंस पास किए थे, जिसके कारण अगर उनकी कंट्रीज़ को कोई फंड करेगा तो उनको भी सैंक्शंस का मार झेलनी पड़ सकती है, जिसके कारण इंडिया ने अपनी ये जो पोर्ट का जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट था वो उनको रोकना पड़ा। इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे आया है कि वो जो रेलवे लाइन का जो थी, जहाँ पे इंडिया का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, अभी के लिए वो एक तरह से ग्रिप छूटा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस डील से पूरे ही बैक ऑफ हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हमें और स्मार्टली खेलना पड़ेगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसका पूरा जायजा लेके कहा है कि हम इस पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे हमारे एंड से,
क्योंकि बिकॉज अभी जो भी कुछ कोरोना पेंडेमिक और इसके अलावा जो भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर्स आ रहे थे, लेकिन अभी हमारी यूएस के साथ अच्छे से बात हो चुकी है एंड वी वुड बी डेफिनेटली कंप्लीटिंग दिस पोर्ट एंड द प्रोजेक्ट ऑफ रेलवे लाइन, जहाँ पे हमारा जो सेकंड हाफ जो प्रोजेक्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट ही कंप्लीट करेगा। और ये हमारा जो इंडियन एम्बेसी इन ईरान है उसका ट्वीट आया है, आप देख सकते हैं। तो इस ट्वीट के बाद ईरानी गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंट मिला और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है यूर एवरी टाइम ओपन फॉर द प्रोजेक्ट, आपके लिए गेट हमेशा खुले हैं, आप जब चाहे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम आपको फ्यूचर में ज़रूर देख रहे हैं। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। तो 15 जुलाई को बहुत ही शानदार इवेंट हुआ था जहाँ पे यूरोपियन यूनियन और रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी इंडिया का एक बहुत बड़ा वर्चुअल इवेंट हुआ था। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो समिट है हमारे लिए इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट समिट रहा है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, लेकिन उसके बाद अगर हम कोई बड़ा मैसिव ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो वो पूरा का पूरा अगर यूरोपियन यूनियन को एज ए कंट्री माने तो वही है। क्योंकि हम अगर यूरोपियन यूनियन और इंडिया का टोटल ट्रेड काउंट करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिलाकर तो वो 75 बिलियन से भी ज़्यादा का क्रॉस होता है, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है और ये पूरी अमाउंट यूरोस में है। इस पूरा ट्रेड के बाद भी 1.5 मिलियन यूरोस का हम सरप्लस में रहते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ आती है क्योंकि इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन में है वही यूरोपियन सिक्योरिटी काउंसिल में है और ये दोनों कंट्रीज़ के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशंस होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें कोई भी चीज़ ग्लोबली प्रेजेंट करना होगा तो यहाँ से हमें डेफिनेट सपोर्ट मिलेगा और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस समिट से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर पा रहे हैं और फ्यूचर में हम लोग को इसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में पता चलेगा। और उसके बाद हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे ग्रो करना है और उसकी टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना है और उनकी टेक्नोलॉजी हमारे अंदर कैसे कोलैबोरेट होगा, इसके ऊपर पूरा है। इसके अलावा एजुकेशन को इन लोगों ने इंक्लूड किया है और सबसे बड़ा मेजर है यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरह से यूज़ करा जाए, वो हमें किस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे या हम लोग को क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिससे हम ग्रो कर सके, उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे उनके एक्सपर्टाइज हैं वो सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे टैकल किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाएगा और उससे भी बड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से फ्यूचर में इम्पैक्ट करेंगे आफ्टर कोरोना, उस सब के बारे में यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है जिससे हमारा ही बेनिफिट है। चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। अभी बहुत सेंसिटिव न्यूज़ आती है जहाँ पे पाकिस्तान पीओके में एक डैम क्रिएट करना चाह रहा है और जिसके कारण अगर ये डैम कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा ही फ्लड का इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग पूरी न्यूज़ जानते हैं। बेसिकली डैम कंस्ट्रक्ट करने का जो आइडिया है पाकिस्तानी लोगों में आ रहा है वो इसलिए क्योंकि उनके पास 3 डैम हैं जो इंडस लेक को रोकता है इन बिटवीन, लेकिन बिकॉज ऑफ ये डैम बहुत पुराने टाइम पे बने थे और सेडिमेंटेशन के कारण और जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ईयर बाई ईयर उसके कारण इस डैम की हालत बहुत ख़राब है। अगर उन्होंने कोई नया डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो उनके जो तीनों डैम हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा ही लॉस हो सकता है इन कल्टिवेशन। तो इसलिए उन्हें यहाँ पे डैम बनाने का सोचा, लेकिन इनका जो डैम बनाने का आइडिया है ये पीओके में आया है। सबसे पहली बात वो हमारे टेरिटरी है, तो दूसरी बात इसमें चाइनीज़ फंड भी है। तो बेसिकली इससे सिर्फ इंडियन से परेशान नहीं है, इससे पाकिस्तान की सिटीजन भी परेशान है क्योंकि सिंध जो प्रोविंस है मतलब स्टेट, वहाँ पर कराची के साइड में भी जो इंडस का पानी है वो बहता है और वहाँ पर इसका पूरा यूज़ आ ही नहीं पाता है क्योंकि पूरे रास्ते भर पे ही पूरा का पूरा पानी यूज़ हो जाता है और उनकी तरफ आ नहीं पाता है। और इसके साथ अगर हम 4th डैम को क्रिएट करेंगे तो उनके यहाँ पे वैसे ही सूखा पड़ जाता है, तब तो उनके यहाँ पानी आ ही नहीं पाएगा। तो ये भी उनकी तरफ से एक रीज़न है। लेकिन अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के लिए एक बहुत ही गलत न्यूज़ है क्योंकि इंडिया का जैसे मैंने आपको पहले कहा तो पूरा JNK और लद्दाख को ये समर्ज, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स को ये समर्ज कर सकता है परमानेंटली। तो ये बहुत गलत न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत सारे एसेट्स हैं जो वेस्ट हो जाएंगे। जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा, यहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी होगी, वो लाइफ टाइम के लिए समझ हो जाएगी पानी के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो पूरा का पूरा डैम बन रहा है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे बन रहा है जहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जहाँ पे चाइना ने 70% इन्वेस्ट किया है और वो चाइनीज़ गवर्नमेंट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये लोग ट्रीटी का अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो हम भी इसके अगेंस्ट में ये कर सकते हैं कि हम भी हमारे एरिया में जहाँ पे JNK लद्दाख पर डैम्स बनाकर पानी को और स्लो डाउन कर सकें, जिससे कि हमारे कोई प्रॉपर्टी को डैमेज ना पड़े। इससे हमारा जो सिंध ट्रीटी है वो वायलेट कर देंगे।
लेकिन इसमें हमारा डायरेक्ट इसके कारण पाकिस्तान हमें कंडेम कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में। लेकिन ये उनका ही गलत मूव होगा बिकॉज उनने वहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर डैम बना रहे हैं और दूसरी बात फिर हमें बोल रहे हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं। पूरा एंगल उन्हीं पे ही गलत साबित होगा। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। ये बहुत अच्छी खबर है जहाँ पे इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप डे बाई डे अलग ही लेवल पे जा रही है। तो जानते हैं इस बार क्या हुआ है। इस बार जो चैप्टर है वो है एनर्जी सिक्योरिटी का। इंडिया हैज़ साइंड MOU विद यूएस गवर्नमेंट, जहाँ पर उन्होंने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्टोर होगा यूएस में। इसका मतलब ये है कि हम हमारा पेट्रोलियम रिजर्व्स को यूएस में भी स्टोर करेंगे और जब भी हमें फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो हम वहाँ से इंपोर्ट कर सकते। और ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट ओवरसीज स्टॉकपाइल न्यूज़ है जहाँ पर हम पहली बार कोई दूसरी कंट्री को बोल रहे हैं कि तुम हमारी तरफ से ऑयल को स्टोर करके रखो। एक्चुअली न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना के कारण ऑयल का जो डिमांड है वो नेग्लिजिबल हो गया था और बीच में कुछ टाइम ऐसा भी हुआ था कि अगर हम ऑयल के बैरल्स खरीदते हैं तो उल्टा वो कंपनी हमें पे करेगी। ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस, रशिया एंड ओपेक कंट्रीज। सो इसके कारण बहुत अच्छा बेनिफिट था, लेकिन हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे क्योंकि हमारा खुद का जो भी ऑयल स्टॉक था, बेसिकली इंडिया के पास 36 to 37 मिलियन बैरल्स का स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर इस कैपेसिटी को अगर हम बेसिक नीड्स में देखें तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन तक ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा रेगुलर यूज़ देखें तो हम इतना पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ तो 10 से 11 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो एक तरह से ये जो हम लोग जो दूसरा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, MOU जो हमने यूएस के साथ साइन किया है, इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। और हमारा जो स्ट्रैटेजी है जो हम प्रीवियसली यूज़ करते थे, हम एक्चुअली जो भी हमारा ऑयल रिजर्व्स है वो हम लोग गुफाओं के अंदर बनाते थे, केव्स के अंदर, ये माउंटेन हिल एरियाज़ के अंदर रखते थे हम। लेकिन इसी के कारण हमारे पास बहुत कम रिजर्व्स है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ देखें, जैसे हम जापान की बात करें, चाइना की बात करें, तो उनका अगर स्टॉक पाइल देखें तो वो 200 से लेकर 500 तक का होता है मिलियन मेट्रिक टन, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है क्योंकि उन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि जापान और कोरिया और बाकी कंट्रीज़ ने क्या किया इस टाइम पीरियड पे, जैसे ही प्राइस कम हो उन लोगों ने बल्क में ख़रीद लिया। अब उनको फ्यूचर में आने वाले बहुत टाइम तक उनको बहुत सस्ता पेट्रोल मिलेगा और जो बेनिफिट हुआ, यहाँ पे हमने लॉस कर लिया सबसे बड़ा। तो फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, इसलिए जैसे आप देख सकते हैं जापान एक बहुत छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे इतनी स्पेस है ही नहीं। तो उन लोगों ने क्या स्मार्ट यूज़ किया, उन लोगों ने छोटे छोटे टापू बनाए हैं और वहाँ पे उन लोगों ने सबको रिजर्व करके रखा है। उन लोगों ने फ्लोटिंग टैंक्स बनाए हैं। हम लोग के पास इतनी बड़ी लैंड होते हुए, इतना सारी फैसिलिटी होते हुए, इंडियन ओशन होते हुए, बे ऑफ बंगाल होते हुए, हमने ये सब चीज़ का यूज़ ही नहीं किया। इसको हम लोग, इस गलती से हम लोग को सुधार लेते हुए फ्यूचर में इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि कभी भी फ्यूचर इज़ अनसर्टेन और हमें कभी भी रेडी रहना चाहिए। ये MOU है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट करेगा क्योंकि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो अभी भी हम डेफिनेटली इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हमें US फुल सपोर्ट दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी बात चल रही थी पहले से, लेकिन जब से चाइना का हमारे साथ जो इम्पैक्ट हुआ है लद्दाख में, उसके बाद US ने हमारी जो भी टॉक्स है उसको फुलफिल फास्ट करके MOU तुरंत साइन कर दिया। जो चीज़ कुछ महीने बाद होनी थी वो अभी की अभी हो गई, जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब है कि US के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। अगर आपको जानना है कि इस महीने में क्या क्या हुआ तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्या हुआ था। और इसके साथ साथ अगर आप गेमिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे गेम थेरेपी में भी जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अलग अलग गाड़ियाँ मिलेंगी और आप इन्जॉय करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको लगता है मेरी न्यूज़ सेंसिबल हैं, बहुत एथिकल हैं, बहुत अवेयरनेस फैलाती हैं, तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।